गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मुलायम सिंह यादव आरआई स्टडीज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लाइव सेशन है उस लाइव सेशन के अंदर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के सामने अपने लाइव सेशन के अंदर अपन जुड़े हैं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार कमेंट बॉक्स में जाके आप सभी लोग जो है अपनी उपस्थिति को दर्शाइएगा ताकि आज का जो सेशन है धीरे धीरे अपन स्टार्ट करें। बहुत ही प्यारा वाला जो सेशन है उस सेशन के तहत काफी स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, अनुष्का, दिनेश, सानिया शेफर्ड, संदीप सिंह, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। कुलदीप वर्मा अपने से जुड़ा है, आपको भी नमस्कार। ठीक है कुलदीप, बिल्कुल सीकर की पावन धरा से नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, अपना जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट के द्वारा एवरीडे शाम को 8 से 9 बजे के बीच में जो हमारी लाइव सेशन की जो क्लास है जिसमें एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग आपके सामने सम्मिलित होते हैं। तो आप सभी जो प्यारे विद्यार्थी हैं, सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार अपने लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रवि शर्मा जुड़ा है, गुड इवनिंग, नमस्कार। रिस्क मीना सॉन्ग, हेलो नमस्कार। सतवीर सिंह झुंझुनू से राम राम, ठीक है। मीना जी नमस्कार। रोशन मीना, ठीक है, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। एक बार कमेंट बॉक्स में जाके हमारे वीडियो की वॉइस और वीडियो क्वालिटी के बारे में आप बताइएगा। अपनी जो वॉइस है आपके पास प्रॉपर्ली मात्रा में आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे अपन जो है अब धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कृष्णा जाट, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो कमेंट बॉक्स में जाके सभी लोग हैं अपनी उपस्थिति को दर्शाइएगा। साथ ही आप लोगों को अपने लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि आज की क्लास जो है हमारे सभी जो मित्र हैं उन मित्रों के पास ये आज का लाइव सेशन उनके पास जा सके। ठीक है, चलो। अंजू जुड़ी है, मदन जहांगीर, ठीक है, सभी का नमस्कार। बिल्कुल अंजू यादव जुड़ी है, नमस्कार अंजू। चलो देखिएगा, अब अपन जो है धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो एक है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक के ऊपर आइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो है आपका, देखिए वीड शब्द जो है आपका, वीड शब्द है, थोड़ा सा इसकी सेटिंग जो है, जो वीड शब्द है, वीड शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो जो वीड शब्द है, वीड शब्द का जो प्रथम बार जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा वीड शब्द का पहली बार जो प्रयोग है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार आपका जो है पहला है आपका जैसे पीटर डिग्री सेंजे, एक आता है आपका जेंट्रोट्यूल, एक आता है निकोलसन और एक आता है आपका एमएच मैरीगोडा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर आपका जो एक है उसका आप राइट आंसर दीजिएगा कि आपका जो खरपतवार है, खरपतवार शब्द किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, काफी विद्यार्थी धीरे धीरे अपने लाइव सेशन में बढ़ रहे हैं। विक्रम मीना, ठीक है, विक्रम मीना कह रहा है 2021 भर्ती वालों की ज्वाइनिंग के बाद पूरे राजस्थान में लगभग 200 पद ही खाली है। कुल कृषि पर्यवेक्षक के नए पद सृजित हुए बिना भर्ती आने की कोई उम्मीद नहीं है। किसी के जांच में न आए और अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद ना करें। बिल्कुल विक्रम, आपने भी अपना जवाब दिया है, आपने अपना सजेशन दिया है, लेकिन यहाँ पर इस अराइज स्टडीज के माध्यम से ना आपका समय लिया जा रहा है और ना आपका पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्त आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। बाकी आपने अच्छा सजेशन दिया और बहुत अच्छी बात है भाई, आपने विद्यार्थियों के लिए ऐसा सोचा आपने। चलो नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर यहाँ पर संदीप सिंह ने फर्स्ट ऑप्शन चुना है और ऑप्शन नंबर सी निकोलसन आपने बताया है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे उमेश यादव ने बी जवाब दिया है, बी जवाब में आपका आ रहा है जेंट्रोट्यूल। ठीक है, तो एक्चुअल के अंदर देखा होगा जो वीड आता है आपका खरपतवार, एक आता है टिलेज, टिलेज के अलावा जैसे सीड ड्रिल है, तो इन तीनों का एक्चुअल के अंदर जो इनका जो रिसर्च किया, इनकी जो खोज की वो की एक्चुअल के अंदर जेंट्रोट्यूल के द्वारा। तो यहाँ पर जिन जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उन सभी साथियों का क्या है, ये सही जवाब है। ठीक है, बहुत ही गजब का ये क्वेश्चन था। यहाँ पर जिन जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है सभी दोस्तों का क्या है, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा जो सेकंड है वो क्या कह रहा है।
अपन आपको बताएं, ये अपनी जो लाइव सेशन की जो क्लास है, ये लाइव सेशन की क्लास अराइज स्टडीज का यूट्यूब चैनल है। अपना इंस्टीट्यूट अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमुख जयपुर के अंदर संचालित है और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के सेगमेंट के अंदर आप सभी विद्यार्थियों की सेवा के अंदर ये संस्थान काम करता है। ठीक है, हालांकि कई ज्ञानचंद भी रहते हैं जो बिना किसी नॉलेज के माध्यम से ज्ञान देते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जब अपन काम करते हैं तब अपन लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में किसी काम को सक्सेस करने के लिए अपन लोगों को कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है। इसलिए आज मैं आपसे भी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, शाम के 8 से 9 बजे के बीच में अपना जो लाइव सेशन है इसमें कोई आपका चार्ज नहीं है और आपके कोई समय की वो कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी इस क्लास के माध्यम से जुड़कर आने वाले समय के अंदर जेट आईसीआर या आने वाले समय में सुपरवाइजर भर्ती भी आती है, तो उस भर्ती के लिए अपने आप को अपडेट किएगा। उसके अंदर मेरी तरफ से जितनी आपकी मदद होगी वो मदद आपके लिए मैं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना था, सभी का क्या है, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्लेरिस माइनर जो है गेहूं कितने दिन में अपना जीवन पूरा करता है। जो आपका फ्लेरिस माइनर है ये कितने दिन में अपने जीवन को कंप्लीट करता है। दोस्तों जब आपने देखा होगा खरपतवार का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा और उस खरपतवार के टॉपिक को पढ़ते समय आपने देखा होगा खरपतवारों की विशेषताएं। उन खरपतवारों की विशेषता में एक पॉइंट था आपने कि खरपतवारों का जो जीवन काल होता है वो फसल के पौधों की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण खरपतवार तीव्रता से अपना जीवन कंप्लीट कर लेते हैं और अपना जीवन कंप्लीट कर पाने के कारण अपने फसल के पौधों से पहले वो नए बीजों का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे खेत के अंदर जो है, हमारे खेत के अंदर फसल की अपेक्षा खरपतवारों के पौधों की संख्या अधिक होती है। और यहाँ पर देखिएगा जैसे आपका फ्लेरिस माइनर होता है, जो गेहूं का जो आपका क्रॉप होता है, उस गेहूं के क्रॉप के अंदर जो गेहूं सा उगता है ये कितने दिन के अंदर अपना जीवन कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है आपका 40 से 50 दिन, ऑप्शन नंबर बी है आपके 50 से 60 दिन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आपका 60 से 70 दिन और ऑप्शन नंबर जो डी है 80 से 90 दिन। कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है उसका आप राइट आंसर दीजिएगा। बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, यहाँ सुभाष यादव जुड़ा है, जय सामोद सरकार की नमस्कार। अंजू ने भी जवाब दिया है, सानिया सेपाट, हीरा, ठीक है, हीरा ने कहा है सर 80 से 90, कुलदीप ने भी जवाब दिया 50 से 60। चलो देखते हैं, यहाँ पे संदीप सिंह ने 2 के अंदर सी जवाब दिया है। यहाँ पर शर्मा जी जुड़े हैं, नमस्कार। मालिक, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, गुड इवनिंग, नमस्कार। अंगराज करण ने यहाँ पर सी जवाब दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जगदीश कुमार ने यहाँ पर सी जवाब दिया। बिल्कुल, यहाँ आपने जिन जिन दोस्तों ने सी आंसर चुना है एक्चुअल में सभी दोस्तों का ही राइट आंसर है। बहुत गजब का क्वेश्चन था। एक्चुअल के अंदर जो फ्लेरिस माइनर होता है, ये फ्लेरिस माइनर दोस्तों आपके 70 से 80 दिन के अंदर अपने जीवन को कंप्लीट करता है। और एक्चुअल के अंदर आपने देखा होगा हमारे गेहूं की क्रॉप का जो क्रॉप ड्यूरेशन काल होता है वो होता है 120 दिन का, लेकिन जो गेहूं सा है वो आपके 60 से 70 दिन के अंदर अपने जीवन को क्या कर लेता है, कंप्लीट करता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि अपने को बहुत जल्दी टाइम के अंदर 30 से 35 दिन के अंतराल में ही अपने को खेत में उगे हुए जो खरपतवार है उनको खेत से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा फसलों के अंदर खरपतवारों की भी क्रांतिक अवस्था होती है कि आप जो है गेहूं के खेत के अंदर या ज्यादातर फसलों के अंदर जो आपके खरपतवार है 30 से 35 दिन के अंतराल के अंदर अंदर उनको खेत से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर ऑप्शन नंबर सी आपने चुना है, सभी दोस्तों का क्या है, ये राइट आंसर है। ठीक है, बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन था ये। बिल्कुल, यहाँ विकास सेपट, नमस्ते, गुड इवनिंग, आपको भी सुरेंद्र जुड़ा है, गुड इवनिंग सुरेंद्र। ठीक है, धीरे धीरे अपने लाइव परिवार में आप सभी लोगों का सहयोग बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अपने लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी देख सके। जो भी विद्यार्थी आज पहली बार हमारे लाइव सेशन से जुड़ा है, अराइज स्टडीज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें एवरीडे आने वाली 8 से 9 बजे की जो क्लास है उसका पूरा का पूरा फायदा उठाइएगा। ठीक है, और मैं आपके लिए बहुत प्यारे वाले क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इस लाइव सेशन के अंदर मैं आपके सामने प्रदर्शित करूंगा ताकि आप लोग जो है एग्रीकल्चर के अंदर आप अच्छी वाली तैयारी कर सके। ठीक है, यादव विक्की जुड़ा है, गुड इवनिंग। ठीक है, रोशनी जुड़ी है, गुड इवनिंग, आपको भी नमस्कार। रवि शर्मा नमस्कार। ठीक है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल क्या है, सभी दोस्तों का क्या है, राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आम व चाय पर अर्ध तना परजीवी खरपतवार है। आपने देखा होगा परजीविता के आधार पे खरपतवारों को हमने मोस्टली 4 भागों में बांटा है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 4 भाग कौन से थे? एक आता है आपका स्टेम। स्टेम का मतलब क्या होता है दोस्तों? तना। और एक होता है दोस्तों आपका रूट। स्टेम को भी आपने 2 भागों में बांट दिया, जैसे टोटल स्टेम पैरासाइट, एक है टोटल ये सेमी स्टेम पैरासाइट। ठीक है, तो पहला तो है आपका टोटल स्टेम पैरासाइट, दूसरा है सेमी स्टेम पैरासाइट। रूट को भी हमने 2 भागों में बांटा है, टोटल रूट पैरासाइट और एक आता है आपका सेमी रूट पैरासाइट। अब यहाँ पर देखो अपन बात करेंगे, जैसे आपका जो पूर्ण तना परजीवी है उसका उदाहरण है सी, अर्ध तना परजीवी का उदाहरण है एल, और आपके पूर्ण जड़ परजीवी का उदाहरण है ओ, और एक आता है आपका अर्ध जड़ परजीवी के अंदर आता है आपका स्ट्राइगा। यहाँ पर सी का मतलब जो होगा वो होगा दोस्तों अमरबेल। ठीक है, अमरबेल जो कसकुटा जिसको आप कहते हो। उसके बाद में एल का मतलब क्या है आपका लोरेंथस। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा ओरोबंकी जो है, ओ का मतलब होगा आपका ओरोबंकी, और एक आता है दोस्तों आपका स्ट्राइगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे, जैसे आपका अमरबेल है ये रिजिका के प्लांट के अंदर लगता है। इसके बाद में लोरेंथस की बात करेंगे, ये आपके आम में लगेगा। इसके अलावा आपका जो चाय है चाय के अंदर लगता है। एक आता है आपका ओरोबंकी, ओरोबंकी ये आपके तंबाकू के अंदर लगता है, और तंबाकू के अलावा जो अन्य आपकी जो सोलेनेसी क्रॉप्स होती है, जैसे आपका टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, उन फसलों के अंदर भी ये अटैक करता है। और स्ट्राइगा जो है आपके जवार के अंदर, इसके अलावा जैसे आपकी बाजरा में, और एक आपके मक्का के प्लांट के अंदर ये आपका पैरासाइट वीड जो है। अब यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा था, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं भी देख पा रहा हूँ बिल्कुल आपने ज्यादातर विद्यार्थियों ने यहाँ पर जवाब लिखा है ए। ठीक है, यहाँ सुरेश, ठीक है बिल्कुल सुरेश जो है आपने भी बिल्कुल सी जवाब दिया है, ये ए जवाब दिया है। सानिया सेपर, महेंद्र, ठीक है, हीरा लोरेंथस, ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू ने ए जवाब दिया है। चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। सतीश, ठीक है, गुड इवनिंग। प्रियांशी, सॉरी फॉर लेट, कोई नहीं। सतीश, ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सभी ने एक्चुअल के अंदर इसका ऑप्शन नंबर 1 चुना है। सभी दोस्तों का क्या है ये राइट आंसर है। बहुत गजब का क्वेश्चन था, अक्सर आपने एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को आते हुए देखा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कीट नियंत्रण में भाग लेने वाला खरपतवार है। एक्चुअल में देखा होगा दोस्तों, खरपतवार जो होता है, खरपतवार आपके जो नुकसान करने वाला खरपतवार भी है, इसके अलावा बेनिफिशियल वीड भी है। बेनिफिशियल भी कहने का मतलब, बेनिफिशियल का मतलब है खरपतवारों के द्वारा कई बार हमारे को लाभ होता है। अब यहाँ पर एक लाभ ऐसा है जिसमें एक्चुअल में खरपतवार जो है वो फसलों में लगने वाले कीटों को वहां से भगाने का काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं कीट नियंत्रण में भाग लेने वाला खरपतवार कौन सा है। पहला है खसखस घास, ऑप्शन नंबर 2 है हुलहुल खरपतवार, ऑप्शन नंबर 3 है बेटा आपका सत्यानाशी, और ऑप्शन नंबर 4 में है मकोई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना राइट आंसर दीजिएगा। इस कंडीशन में आप किस ऑप्शन को राइट आंसर देखते हो। मैं भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है, गरिमा कह रही है लोरेंथस, ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्कार। महेंद्र, सानिया, रवि, विक्की, उमेश, ठीक है, चलो मीना जी सॉन्ग, बिल्कुल बिल्कुल, जयत्रुल, चलो कोई नहीं। चंद्र प्रकाश शर्मा, गुड इवनिंग, नमस्कार चंद्र प्रकाश, काफी अच्छा लगा। काफी पुराने विद्यार्थी भी इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हमारे पुराने और नए विद्यार्थी इस लाइव सेशन से जुड़ते हैं, जिससे कुल मिला के जो है वो एक्चुअल में एक हमारा जो कांटेक्ट है, एक कम्युनिकेशन है मुलाकात का, वो भी इस लाइव के माध्यम से होता है, जो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरे साथी ने, संदीप ने डी जवाब दिया है, उमेश, अंजू, चंद्र प्रकाश बी, और उन्होंने जवाब दिया है हुलहुल। ठीक है, सिंह साहब ने जवाब दिया सी, और सी के अंदर कह रहे हैं सत्यानाशी। एक मेरे साथी ने मकोई जवाब दिया, लेकिन ज्यादातर साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका एक्यूरेट राइट आंसर है। ठीक है,
आपने देखा होगा जो हुलहुल खरपतवार होता है, हुलहुल खरपतवार के अंदर आने वाली एक विशेष प्रकार की गंध जो कि कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा गण के जो इंसेक्ट होते हैं जो अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट है उन कीटों को अपनी गंध से दूर भगाने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका क्या है बेटा, राइट आंसर है। बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन था और आपके एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चनों की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलो नेक्स्ट देखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अपना जो इंस्टीट्यूट है अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू जयपुर से, और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के सेगमेंट के ऊपर क्लासें उपलब्ध करवाई जाती है। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जेड आईसीआर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 एग्री बायो फाउंडेशन की क्लासेस संचालित की जाती है। किसी भी साथी को एक्चुअल के अंदर यदि आने वाले समय के अंदर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है उस वैकेंसी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, अच्छी तैयारी करनी है, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िएगा। और इसके अंदर देखो इंस्टीट्यूट के अंदर जो शाम के समय जो हमारे लाइव सेशन लिया जाता है उस लाइव सेशन के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी लाइव सेशन के अंदर हमारे पुराने परिचित विद्यार्थी जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। राकेश मीना, गुड इवनिंग, नमस्कार राकेश। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है वो क्या कह रहा है। यहां पर देखिएगा रिडक्शन का तात्पर्य क्या है। रिडक्शन का तात्पर्य क्या है, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है उन्मूलन से, एक है आपके नियंत्रण से, एक है आपकी रोकथाम से, और एक आता है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल से। आप सभी मित्र जो है आप भी कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है उसका सही जवाब लिखकर भेजिएगा। रिडक्शन का तात्पर्य क्या होता है। रिडक्शन उन्मूलन, नियंत्रण, रोकथाम, और एक आता है जैविक नियंत्रण। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, यहाँ पे अंजू ने जवाब दिया है सर ऑप्शन नंबर 1 होगा, और ऑप्शन नंबर 1 में उन्मूलन आपने चुना है। सतवीर ने भी 1 चुना है। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से, रजनी मीना जुड़ी है, गुड इवनिंग रजनी। जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, महावीर ने ए जवाब दिया है, अजय ने ए जवाब दिया है, चंद्र प्रकाश शर्मा ने ए, गरिमा ए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ज्यादातर विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 1 चुना है, और ऑप्शन नंबर 1 के अंदर जो आपने देखा है यहाँ पर लिख रखा है उन्मूलन। अब इसके बारे में थोड़ी सी अपन व्याख्या कर लेते हैं, एक्चुअल में उन्मूलन क्या होता है। उन्मूलन की अपन बात करेंगे। उन्मूलन क्या होता है कि हमारे खेत के अंदर या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, खेत के अंदर या पर्टिकुलर एरिया के अंदर खरपतवार को समूल रूप से जो नष्ट किया जाता है, उसे समूल रूप से नष्ट करने की प्रक्रिया को एक्चुअल के अंदर रिडक्शन या उन्मूलन कहा जाता है। अब दूसरा जो है ये है आपका कंट्रोल। कंट्रोल एक्चुअल में क्या होता है, हमारे खेत में उगे हुए खरपतवारों को इतना कम कर दो ताकि फसल उत्पादन में कोई कमी ना आए, उसे अपन क्या कहेंगे, कंट्रोल। और एक आता है एक आपका रोकथाम। उनको कहने का मतलब उनको नई जगह फैलने से रोकने का काम करना है, उनकी रोकथाम करनी है ताकि नए क्षेत्र के अंदर वो ना जा सके। और एक आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। एक्चुअल के अंदर खरपतवार को रोकने के लिए जो बायो एजेंट आते हैं, मित्र कीट आते हैं, उन मित्र कीटों का सहयोग लिया जाता है और उन मित्र कीटों के द्वारा एक्चुअल में खरपतवार का कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे जितने भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर 1 चुना है, रिडक्शन का एक्चुअल में क्या होता है, उन्मूलन। अनुमूलन का मतलब होता है समूल रूप से खरपतवार को नष्ट करना। ठीक है, चलो सुनीता जाट, हीरा सभी ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 चुना है, जो आप सभी, बजरंग लाल स्वामी, ठीक है आपने भी 1 चुना है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलो नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाएगा, आपको भी थोड़ा एक्टिव रहते हुए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देना है आपको। ठीक है, पोस्ट इमरजेंसी स्टेज पर दिया जाने वाला खरपतवार कौन सा है। पोस्ट इमरजेंसी का मतलब होता है, देखो एक होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब होता है अंकुरण, एक प्री इमरजेंसी होता है अंकुरण से पूर्व,
और एक होता है पोस्ट इमरजेंसी, जिसका मतलब होता है अंकुरण के बाद। तो इन चारों में से पोस्ट इमरजेंसी अंकुरण के बाद में किस वेडिसाइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक है आपका वैसालीन, एक है आपका एट्राजीन, एक है आपका 2,4-D और एक आता है दोस्तों आइसोप्रोटोराल। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके इसका आप राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो है ये आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ठीक है, रजनी, मीना, अजय, रजनी ने बी जवाब दिया है एट्राजीन, अजय ने 6 के अंदर सी जवाब दिया है, बताया है 2,4-D। सतवीर सिंह ने यहाँ पर 3 आंसर दिया है, चंद्र प्रकाश ने यहाँ पर जो है सी जवाब दिया है एट्राजीन। गरिमा कह रही है सर एट्राजीन पोस्ट इमरजेंसी अंकुरण के बाद। यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने लिखा है सर सी आएगा, रजनी मीना सी। ठीक है, रजनी मीना कह रही है सर प्री होगा एट्राजीन। ठीक है, एक्चुअल में बेसालिन और एट्राजीन जो है, एक्चुअल में बेसालिन तो आपके जो है प्री सॉविंग बुआई से पहले अपन खेत में डालते हैं। एट्राजीन एक्चुअल के अंदर क्या होता है आपका बुआई के बाद, लेकिन इमरजेंसी से पहले, अंकुरण से पहले डालते हैं। अब कंपटीशन में आपके दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी और एक है ऑप्शन नंबर डी। अब दोनों में से आपको सही जवाब क्या है? दोनों में से आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करोगे या ऑप्शन नंबर डी आपको सही चुनते हो। ऐसी कंडीशन के अंदर, हालांकि आपने देखा होगा जैसे 2,4-D और आपका जो आइसोप्रोटोरान है, ये दोनों ही आपके लगभग बुआई के 30 से या 35 से 40 दिन के ऊपर अपन फसल के अंदर इनका उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसी दशा में 2,4-D आंसर किया जाए या ऐसी दशा के अंदर आइसोप्रोटोरान आंसर किया जाए। अब आपको इस क्वेश्चन को राइट जो है वो आपको निकालना है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पेंडिमिथाइलिन सिमाजीन में प्री इमरजेंसी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पोस्ट गरिमा कह रही है सर पोस्ट इमरजेंसी तो आइसोप्रोटोरान भी है। ठीक है, तो एक्चुअल में अब इनमें से आपको राइट आंसर निकालना है। आपने देखा होगा जैसे खरपतवार नाशियों के प्रयोग का समय जो है, उसके अंदर 4-5 प्रकार के टाइप आपने पढ़े, 12 की बुक में भी आपको बाकायदा दे रखा है। इसमें एक दे रखा है बुआई से पहले, जैसे वैशाली। एक देख रखा है प्री इमरजेंसी, प्री इमरजेंसी के अंदर जैसे आपका एट्राजीन सिमाजीन। ठीक है, पेंडिमिथाइलिन। एक दे रखा है आपका, जैसे कहने का मतलब पोस्ट इमरजेंसी, पोस्ट इमरजेंसी के अंदर आइसोप्रोटोरान। और एक लेबले एप्लीकेशन दे रखा है, उस लेबले एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा वहां पर बाकायदा लिख रखा है अंतिम निराई गुड़ाई के साथ जो है अपन क्या करते हैं, जो खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं उसे लेबले एप्लीकेशन कहते हैं। और लेबले एप्लीकेशन का मुख्य वेडिसाइड क्या है आपका 2,4-D। अब यहाँ पर एक्चुअल के अंदर जो आपने यदि डी चुना है, ठीक है, और डी के अंदर आइसोप्रोटोरान आपने चुना है, आप लोगों का ऐसी दशा में राइट आंसर होगा। हालांकि मैं इस चीज को नकार नहीं सकता कि यहाँ पर 2,4-D क्यों नहीं आया, लेकिन एक्चुअल में 2,4-D का प्रयोग भी अंकुरण के बाद में किया जाता है, लेकिन इसकी जो स्टेप है उसे अपन लेबले एप्लीकेशन के अंदर इसको डालते हैं। और ऐसे कम्युनिकेशन के अंदर इसका सही जवाब हम लोगों को जो चुनना है वो चुना है दोस्तों आइसोप्रोटोरान। तो मेरे जिस भी साथी ने आंसर देने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने चाहे 2,4-D आंसर दिया है या आइसोप्रोटोरान, लेकिन आपने कैलकुलेशन किया, इस क्वेश्चन को राइट करने का प्रयास किया, और ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर इसका आंसर निकल के आता है आइसोप्रोटोरान। तो मेरा कोई भी साथी है ऐसी कंडीशन के अंदर जब आइसोप्रोटोरान 2,4-D के मध्य कंपटीशन हो, तो आपको 2,4-D को लेबले एप्लीकेशन में शामिल करना है और आपको पोस्ट इमरजेंसी में आइसोप्रोटोरान को शामिल करना है। ठीक है, ठीक है। अजय कह रहे सर क्वेश्चन के आंसर में टाइम बहुत लगा रहे हो। एक्चुअल में अजय जब तक उस क्वेश्चन के बारे में अपन कंसेप्ट नहीं करेंगे और इसे तेज गति से बढ़ेंगे तो एक्चुअल में उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप जो है बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ठीक है, साइप्रस रोडेंटस से कैसे छुटकारा पाए? तो एक्चुअल में देखो साइप्रस रोडेंटस जो मोता होता है
एक्चुअल में मोता क्या है, आपके संकरी पत्ती वाला एक खरपतवार है और ये बहुवर्षीय खरपतवार है। इसका जो है कहने का मतलब देखो, इसका जो बेस्ट कंट्रोल है कि जिस खेत में पानी वाटर लॉगिंग रहता है, पानी बना हुआ रहता है, वहां मोता खरपतवार ज्यादा पनपता है। इसलिए एक्चुअल के अंदर आप केमिकल से ज्यादा उस खेत को ड्राई रखो, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रखो और उसकी 2-3 बार जुताई करो, ताकि उसका जो ट्यूबर होता है, आपने देखा होगा मोता का जो ट्यूबर होता है उसी के द्वारा उसका प्रोपोगेशन होता है, उस ट्यूबर को बाहर आने दो और एक्चुअल में उसको सूखकर टेम्परेचर के कारण नष्ट होने दो। ये सबसे बेटर इलाज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर था आइसोप्रोटोरान। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अपना थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। चलो देख लेते हैं इसको। ठीक है, चलो देखते हैं, अजय कोई नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, जैसे एक वैरायटी है बरखा और एक वैरायटी है पूसा बेसन की। हालांकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। बरखा जो वैरायटी है, बिना किसी टाइम लिए हुए, बरखा जो वैरायटी है वो दोस्तों उड़द की वैरायटी है, और इस वैरायटी का दूसरा नाम जो है वो है आपका RBU 38। ठीक है, उसके बाद में एक वैरायटी जो है वो है आपका पूसा बैसाखी। एक्चुअल में पूसा बैसाखी जो वैरायटी है दोस्तों, वो किसकी वैरायटी है, वो मूंग की वैरायटी है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पर जो है एक्चुअल में मूंग की जगह मूंग ऑप्शन में होता, तो ये एक्चुअल में सही जवाब होता है इसका ऑप्शन नंबर सी। इसलिए मैंने ज्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट इससे जो है मैंने आपको बताया है RBU 38 बरखा उड़द की वैरायटी है और पूसा बैसाखी आपके मूंग की वैरायटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके ऐड के ऊपर चलेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दो ऐसी फसलें एक साथ लेना जिसमें शून्य प्रतिस्पर्धा हो। आपने देखा होगा जीरो कंपटीशन किस इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के अंदर होता है। आपने देखा होगा जब आप क्रॉपिंग सिस्टम का जो चैप्टर है वो चैप्टर आप पढ़ते हो, और क्रॉपिंग सिस्टम के चैप्टर के अंदर आपसे जो है वो आंसर निकल के आता है कि ऐसा क्रॉपिंग प्रणाली जिसके अंदर अपन एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर उसमें जीरो कंपटीशन रहता है, कोई प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। तो ऐसी प्रकार की जो फसल प्रणाली है उस फसल प्रणाली को अपन क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आता है समानांतर सहफसली, पैरेलल क्रॉप जो आता है। एक आता है सहचर, सहचर के अंदर आपने देखा होगा इसके अंदर मोस्टली आता है आपका जैसे कंपेनियन क्रॉप जो होता है वो है, और एक आता है आपका सहायक फसल, और एक आता है अंतर सस्यन। कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब लिख के भेजेगा। ऐसी फसलें एक साथ लेना जिसमें शून्य प्रतिस्पर्धा रहती है, जीरो कंपटीशन रहता है। तो जीरो कंपटीशन एक्चुअल के अंदर किस में रहता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, यहाँ अंजू ने सी जवाब दिया है सहायक, अजय ने बी जवाब दिया है, रोशनी यादव सी। ठीक है, सतवीर सिंह ने आप सेकंड आंसर दिया है सहचर। जल्दी से कमेंट, चंद्र प्रकाश शर्मा ने बी जवाब दिया है, हीरा ने सी जवाब दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं। अंगराज करण, ठीक है, पराग राजपूत, ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील जी सर कह रहे हैं लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद में रजनी मीना ने सी जवाब दिया है जिसमें लिख रखा है सहायक। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करके मैं आपको बता दूं सहायक या सह फसल। ठीक है, जैसे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 का आपने पेपर देखा हो, उस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया, यदि आप अपने खेत के अंदर एक ही ऋतु में मक्का की 2 लाइनों के मध्य 2 लाइन उड़द की लगाते हो, ठीक है, वो किस प्रकार की फसल प्रणाली है। तो उसके अंदर आंसर दिया गया वो सहचर, सहचर कंपेनियन क्रॉप का आपका एग्जांपल है। तो मक्का की 2 लाइनों के मध्य 2 लाइन उड़द की लगाना कैसा प्रणाली है, वो है आपका सहचर। एक आता है दोस्तों आपका सहायक। सहायक क्या होता है, जैसे रिजका और बरसीम के साथ आप कपास ये कासनी लगाते हो, ठीक है, तो रिजका और बरसीम के साथ जो आप कहने का मतलब जो कासनी लगाते हो, तो ये सॉरी सरसों लगाते हो, सॉरी फॉर, तो रिजका और बरसीम के साथ जो सरसों लगाते हो ये एक्चुअल में सहायक या वर्धीरथ का उदाहरण है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बरसीम की पहली कटाई कितने दिन पे करते हो आप, 55 दिन पे।
जब बरसीम की जो फसल है उसकी हाइट बहुत कम रहती है, तो चारा अपने को प्रोडक्शन कम मिलेगा। अब ऐसी दशा के अंदर अपन यदि उसमें सरसों डाल देते हैं तो 55 दिन में अपनी सरसों बहुत बड़ी हो जाती है, और सरसों बड़ी होने के बाद में चारे की उपलब्धता क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो एक्चुअल में वो किसका उदाहरण है, सहायक या वृद्धिरत का। एक आता है अंतरसस्यन। अंतरसस्यन का मतलब आपका इंटरक्रॉपिंग, एक ही खेत में एक ही ऋतु में दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग लाइनों में उगाना। ये सारे के सारे एग्जांपल एक्चुअल में देखा जाए इंटरक्रॉपिंग के एग्जांपल है या इनके टाइप है, ठीक है। अब आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है, ठीक है। यहाँ पे गन्ना प्लस आलू, ठीक है। चलो देखते हैं। संदीप सर ने जवाब दिया है सी, रजनी मीना कंपेनियन क्रॉप, ठीक है। यहाँ नवीन गुड इवनिंग, नमस्कार। मीना जी ए आंसर दिया है, ठीक है। पराग कह रहा है यहाँ पे राजपूत साहब 700 प्लस बरसी। पवन जुड़ा है, राधे राधे नमस्कार। सर जी आपके हिसाब से कृषि परिवहन की भर्ती आने के कितने प्रतिशत चांस है, ठीक है। पवन बजरंगी नमस्ते सर। देखो एक्चुअल में राहुल जी रियल बात यह है कि आने वाले समय में ये कंफर्म है सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, वैकेंसी आएगी, लेकिन उससे पहले एक्चुअल के अंदर सरकार के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए, और प्रेशर बिल्डअप करने के बाद में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर कृषि पर्यवेक्षक के ज्यादा से ज्यादा पद सृजित किए जाए, जिससे एक्चुअल के अंदर क्या है हमारी वैकेंसी का वेटेज बढ़ेगा, थोड़ी पोस्ट खाली होगी, थोड़ी पोस्ट नई जनरेट होगी, उससे हमारी वैकेंसी आने की संभावना है। बाकी कई मेरे दोस्त कह रहे हैं सर नवंबर में आएगी, कई दिसंबर में आएगी, कोई कह रहा है कभी आएगी नहीं। तो एक्चुअल के अंदर ये सब सरकार के हाथ में है, अपन लोगों के हाथ में है, स्टूडेंट लोगों को बढ़िया मार्गदर्शन देना। हालांकि मैं किसी बच्चे को मैंने आज तक कहा नहीं कि कल फॉर्म आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूँ, यदि कल वैकेंसी आती है, 5 महीने बाद वैकेंसी आती है, 3 महीने बाद में वैकेंसी आती है, तो क्या अपन एक्चुअल में सुपरवाइजर के कंपटीशन को पास करने की स्थिति में है क्या? अपने को सबसे ज्यादा जो मैटर रखना है वो ये रखना है क्या मेरी तैयारी है क्या। कई बार क्या होता है एक्सीडेंटली वैकेंसी आती है, जैसे पिछली बार वैकेंसी की डेट बहुत फास्टली घोषित की गई, मेरे कई साथी तैयारी नहीं कर पाए तो उन लोगों का नंबर नहीं आया, ठीक है। अचानक जिन बच्चों की पहले से रेगुलर तैयारी थी उन बच्चों का नंबर आया। इसलिए अपन लोगों को अलर्ट रहना है। वैकेंसी सरकार का हाथ का काम है, अपने हाथ में है नहीं, लेकिन यदि वैकेंसी आती है और अपन तैयारी नहीं करते हैं तो अपने को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि सुपरवाइजर जैसी पोस्ट है इसमें ना मैथ आती है ना इंग्लिश आती है। हमारा एग्रीकल्चर, हिंदी और जीके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, जो आप इजी गोइंग उनकी तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सर भर्ती कब आएगी, आपने पहले वाली भर्ती के बारे में जो भी टाइम बताया था वो सही निकला था। एक्चुअल के अंदर देखो रियल में बात आपको बताऊं, ये आप जो है 1 मिनट आपका मैं और लूंगा। जब मैंने 2013 के अंदर इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया चोमू के अंदर, तो एक्चुअल के अंदर मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि मई के अंदर सुपरवाइजर का वैकेंसी आया, और अपना जो लक है इतना बढ़िया रहा कि मई 28 मई 2013 को उस समय जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 2224 पोस्ट है वो कहने का मतलब वो वैकेंसी दी गई। जब भी मैंने 2018 के अंदर, 15 के अंदर, 2000 अब आने वाली नेक्स्ट फ्यूचर की जो मेरे को लगेगा तो मैं आपके सही टाइम आपको बताऊंगा। और इसका जो है आप हमारे YouTube चैनल पे जाके सुपरवाइजर की आंसर की जब मैंने बताई, आपको कट ऑफ बताई कई इंस्टीट्यूटों के द्वारा 86, 83, 84, 78 कट ऑफ बताएगी, लेकिन अराइज स्टडीज के चैनल पे आप जो है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 की आप जो है कट ऑफ देखो, उसके अंदर आपको पॉइंटों में भी फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज से अपने को जो है वो थोड़ा सा बिलीव होता है कि यहाँ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के पास जो अपडेट दी जाती है उसके अंदर एक्चुअल में कितनी हकीकत है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो ये आपका 8 था, इसका राइट आंसर है वो है आपका समानांतर सहफसल। तो आपने ऑप्शन नंबर जो है वो यदि आपने एक चुना है तो आप सभी लोगों का क्या है ये राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ पे क्या है आपके राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 9 है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 देखिएगा, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के द्वारा ये लाइव सेशन अराइज स्टडीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है वो आपके लिए संचालित की जा रही है। तो सभी आप जो साथी है
वो सभी साथी इस लाइव सेशन को आप जल्दी से जल्दी जो है वो इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी जो क्लास है वो पहुंच सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। मिट्टी पर खेती करना, फसल उगाना, पशुओं को पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है, जो मिट्टी है अपना मिट्टी ग्राउंड, ठीक है, उस ग्राउंड पर फसल उगाना, पशुओं को पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है आपका सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका खेती करना, बागवानी, और एक आता है मछली पालन करना। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एक्चुअल के अंदर, ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बिल्कुल आप सभी लोगों को ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है, मिट्टी पर खेती करना, फसलें उगाना, पशुओं को पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपका सेरिकल्चर, खेती, बागवानी और मत्स्य पालन। तो एक्चुअल में देखो सेरिकल्चर जो है ये आपके रेशम कीट से रिलेटेड है। खेती का मतलब क्या होता है आपका? एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो इसका जो सही जवाब होगा, बिना किसी समय गुजारे हुए अपन इसका डायरेक्ट जो राइट आंसर देते हैं वो देते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है उसका सही जवाब लिख के भेजिएगा। आपकी क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी जो है, ठीक है, विपिन चौधरी जुड़े हैं, नमस्कार। हीरा जुड़ा है, 9 में बी लिखा है आपने, चलो बढ़िया बात। श्याम सुंदर जी जुड़े हैं, संदीप जी, गुंजन, सभी को नमस्कार। उमेश, रवि शर्मा, रोशनी, अजय, सतीश, ठीक है, सभी जो है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका देखो, जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, मक्का, गन्ना और गन्ना के बाद डैश लगा के गन्ना की पैडी किस प्रकार की फसल चक्र है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। मंजू जुड़ी है, जय श्री कृष्णा, नमस्कार आपको भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है इसके बारे में व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपने पहले मक्का लगाया, मक्का के बाद में आपने गन्ना लगा दिया और गन्ना के बाद में आपने लगा दी दोस्तों गन्ना पेडी। एक्चुअल में क्या होता है, गन्ना एक वर्षीय प्लांट है और गन्ना पेडी क्या है आपके? गन्ना पेडी आपके है द्विवर्षीय प्लांट। पेडी क्रॉप का मतलब ये होता है गन्ने की एक बार आपने फसल ली, उस फसल के काटने के बाद उसी तने से जब दोबारा आप फसल लेते हो तो दोबारा फसल लेने वाली जो फसल है उस फसल को रेटोल क्रॉप या पेडी फसल के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा गन्ना अकेला एक वर्षीय है और यहाँ पर डेस्क दिया हुआ है। यदि डेस्क ना देकर डायरेक्ट पेडी दिया हुआ होता तो इसका मतलब गन्ना और पेडी एक ही है, लेकिन डेस्क का मतलब है नेक्स्ट बार बोया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर गन्ना की पेडी कितना है आपका? 2 वर्षीय। तो यहाँ पर आपके 1 और 2 कितने हो गए? 3। लेकिन एक सीजन के अंदर आपने पहले मक्का भी ले लिया तो मक्का आपका खरीफ का प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के आपका ये जो क्रॉप रोटेशन है 3.5 हो गया। कभी 3.5 नहीं होता, कभी 2.5 नहीं होता, 2.5 3 में काउंट होता है और 3.5 4 में काउंट होता है। इस लिहाज से अपना क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पेडी 1.5 साल की है। एक्चुअल के अंदर 1.5 साल जो है वो हमेशा 2 साल में काउंट होता है। विकास ने यहाँ पर ए जवाब दिया है, रोहितास पंचोली, ठीक है, नमस्कार। सी जवाब आया है 4, बिल्कुल। चलो देखते हैं, काफी लोगों ने ए आंसर चुना है, रोहितास पंचोली, ठीक है, सभी का स्वागत है। कई साथी नए जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, हैप्पी सीडर का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? हैप्पी सीडर क्या होता है? ठीक है, और हैप्पी सीडर एक्चुअल के अंदर एक सीड सॉविंग मेथड है जिसमें अपन बीजों को बोने का काम करते हैं। अब एक्चुअल में हैप्पी सीडर किस फसल में काम में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है गेहूं, ऑप्शन नंबर 2 है आपका मक्का, ऑप्शन नंबर 3 है आपका धान और ऑप्शन नंबर 4 है आपका गन्ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप क्वेश्चन नंबर आप जो 11 है इसका आप राइट आंसर दीजिएगा।
ठीक है, कि इसमें हैप्पी सीडर का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, किस फसल के बीजों की बुआई के लिए हैप्पी सीडर का प्रयोग किया जाता है। राजपूत साहब एआरएस, ठीक है, आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। चलो यहाँ मीना जी ने जवाब दिया है ए। जल्दी से कमेंट, उमेश, रोहितास पंचोली, चलो सभी ने यहाँ पर अपना अपना मत दिया है और आपने लिखा है सर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या है, सही जवाब होगा। ठीक है, वीट 11, अजय कह रहा है सर 11 में एक आंसर होगा। बिल्कुल सर, ये संदीप जी ने ये जवाब दिया है। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो एक आता है आपका जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का जो अर्थ होता है वो होता है शून्य भू परिष्करण। इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है, शून्य भू परिष्करण। जेबी ट्रिपलेट के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया और इस कॉन्सेप्ट के तहत आपने देखा होगा बिना जुताई डायरेक्ट क्या करते हैं, सॉविंग करते हैं। खेत के अंदर किसी प्रकार की जुताई नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, बीजों की बुआई का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो जीरो टिलेज है, शून्य भू परिष्करण, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो आपका धान की फसल है, धान की फसल के अंदर हैप्पी सीडर यंत्र के द्वारा किसकी बुआई करते हैं अपन, गेहूं की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर वीट लिखा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी दोस्तों ने बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 1 चुना है। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है वो क्या कह रहा है। 1000 लीटर पानी के प्रयोग से प्राप्त उपज क्या कहलाती है। 1000 लीटर पानी से प्राप्त जो उपज है वो क्या कहलाती है। पहला है जल धारण क्षमता, जल उपयोग दक्षता, क्षेत्र क्षमता और एक आता है वाटर रिक्वायरमेंट। जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब लिखकर भेजेगा। 1000 ये 10,000 लीटर 10,000 लीटर पानी के उपयोग से प्राप्त जो उपज है वो क्या कहलाती है। पहला है आपका जल धारण क्षमता, जल उपयोग दक्षता, क्षेत्र क्षमता और एक आता है दोस्तों वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन साइड बढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल, रोहितास ने बी जवाब दिया है, जल उपयोग दक्षता। गुंजन ने बी जवाब दिया है, सतवीर सिंह ने सेकंड। ठीक है, आरती ने बी जवाब दिया, कृष्णा यादव ने यहाँ पर बी जवाब दिया है। चलो देखते हैं सर, पेडी एंड वीट की फसल चक्कर में करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वीट आंसर आएगा यहाँ पे। बी आंसर दिया है वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, एक आता है आपका जल धारण क्षमता, एक आता है जल उपयोग दक्षता। ठीक है, एक फील्ड कैपेसिटी, एक आता है आपका जो है जल मांग। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पहला, देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जल धारण क्षमता। मृदा की एक ऐसी क्षमता जिसमें वाटर को लंबे समय तक अपने अंदर स्टोरेज करना, उसे अपन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता कहते हैं। उसके बाद में एक आता है आपका जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता की अपन बात करेंगे। जल उपयोग दक्षता क्या है आपका, वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, तो एक्चुअल के अंदर ये देखिएगा कि 10,000 लीटर पानी के प्रयोग से प्राप्त जो उपज है उसको जल उपयोग दक्षता कहा जाता है। और एक आता है फील्ड कैपेसिटी। सिंचाई के 48 से 72 घंटों बाद में मृदा में जो बंधा हुआ जो जल है उसे क्षेत्र क्षमता कहते हैं और क्षेत्र क्षमता के ऊपर पौधों को 100% पानी मिलता है। ठीक है, उसके बाद में एक ऑप्शन नंबर डी है, उसे वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है क्रॉप की सॉविंग से लेकर उसके हार्वेस्टिंग के मध्य जो वाटर दिया जाता है उस वाटर को वाटर रिक्वायरमेंट की श्रेणी में डाला जाता है। या आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा E + T + WB + अदर। ठीक है, तो इनमें जो प्रयुक्त जल होता है उसे वाटर रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सही जवाब है बेटा आपका जलमांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये आपका जल उपयोग दक्षता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, राजपूत साहब कह रहे हैं फील्ड कैपेसिटी पर प्लांट को 100% पानी उपलब्ध होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है वो क्या कह रहा है, तंबाकू में प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है। अपना जो तंबाकू की फसल है इसकी प्रमुख जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो कौन सी है। तो तंबाकू की प्रमुख जो क्रिटिकल स्टेज होती है, ऑप्शन नंबर 1 है आपके अंकुरण के समय, फूल आते समय,
सकस बनते समय, और एक आता है चुटाई के समय। ठीक है, चुटाई को अपन बोलेंगे दोस्तों टॉपिंग, चुटाई को अपन क्या बोलेंगे, टॉपिंग। ठीक है, तो तंबाकू में प्रमुख क्रांतिक अवस्था जो है, जैसे ही आप जो है मैच्योर पत्तियों को वहां से हटाते हो, मैच्योर पत्तियों के हटाने के बाद में वापस पत्ती की ग्रोथ के लिए आप उसके अंदर इरिगेशन करते हो, और इरिगेशन करने के बाद में जो है वापस पत्ती अपना जो है आकार डेवलप करती है। तो यहाँ पे आप जो है बिल्कुल डी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना है। बिल्कुल समन चौधरी, गुंजन, रवि शर्मा, बिल्कुल मंजू, टॉपिंग, टॉपिंग के बाद में फसल के अंदर पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी। दीपिका हरिद्वार, नमस्कार सभी को। चलो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसले पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है। ठीक है, बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन है, और मैं आपको बता देना चाहूं यदि आपने जेट एग्जाम शायद 2020 का पेपर दिया हो, ठीक है, उस जेट 2000 एग्जाम 20 के पेपर में शायद बायोलॉजिकल पार्ट में या एजी पार्ट में, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन वहां ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसले पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है, उस प्रणाली को क्या कहते हैं। एक आता है फसल सुरक्षा, क्रॉप प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको, एक है आपका बायोसिंथेसिस, एक आता है बायो फर्टिफिकेशन, और एक आता है बायो रेमेडिएशन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है उसका सही जवाब लिखकर भेजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे काफी मित्रों ने, शेपर्ड ने, यहाँ रोहितास ने सी लिखा है, शेपर्ड ने डी लिखा है। चलो देखते हैं, मंजू ने यहाँ सी लिखा है बायो फर्टिफिकेशन, गुंजन, सुमन, रोशनी। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर 14 का आप सही जवाब लिख के भेजिएगा। जैसे वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसलीय पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध करना एक्चुअल में दोस्तों क्या कहलाता है, बायो फर्टिफिकेशन। और यहाँ पर जिन जिन मेरे मित्रगण ने ऑप्शन नंबर सी चुना है, सभी लोगों का क्या है, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, Mg व S पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, Mg का मतलब मैग्नीशियम और S का मतलब क्या है दोस्तों, सल्फर। तो मैग्नीशियम और सल्फर देखो प्रमुख पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, अति सूक्ष्म पोषक तत्व, और एक आता है द्वितीयक पोषक तत्व। आपने देखा होगा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको दो प्रकार से बांटा गया है, प्राइमरी और एक आता है सेकेंडरी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्राइमरी है, इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका क्या है, सेकेंडरी है। तो इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका सल्फर, तो इसमें अपने को बिना किसी समय गुजारे हुए अपन समझ सकते हैं हमारा जो मैग्नीशियम और सल्फर है ये आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर आपने यदि ऑप्शन नंबर डी चुना है, बिल्कुल आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है, आप सभी लोगों का क्या है, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है वो क्या कह रहा है, दलहन फसलों में एनपीके का अनुपात कितना देना चाहिए। भारत के अंदर आपने देखा होगा पुरानी क्लासों के अंदर जो आपकी सीरियल्स क्रॉप आती है, खाद्यान्न फसलें आती है, खाद्यान्न फसलों के अंदर एनपीके की कितनी मात्रा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, वो भी आपके दिया, आज आपसे पूछा गया है जो आपकी दलहन क्रॉप होती है उसमें एनपीके का कितनी मात्रा में काम में लेते हैं। 4:2:1, 1:1:2, 1:2:1 और एक आता है दोस्तों कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है उसका आप राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, कृष्णा यादव ने ए जवाब दिया है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है सही जवाब लिख के भेजिएगा। यहाँ मेरे मित्रों ने ऑप्शन नंबर सी को जो है कमेंट बॉक्स में सही जवाब के रूप में आपने लिखकर भेजना स्टार्ट कर दिया। अंजू यहाँ पर कह रही है डी सर कोई नहीं। चलो देखते हैं, हीरा, गुंजन, अंजू, पराग, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। और खाद्यान्न के अंदर कितना है, 4:2:1। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अम्लीय मृदाओं में मिलाना चाहिए। आपकी मृदा के अंदर एसिडिक जो कंडीशन है वो बढ़ती है, तो एसिडिक कंडीशन बढ़ने के बाद उस मृदा के अंदर क्या मिलाया जाता है, ठीक है, उसको सुधारने के लिए ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा राख, एक है आपका रॉक फॉस्फेट है ये, ठीक है, उसके बाद में सोडियम नाइट्रेट और एक आता है आपका सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका राइट आंसर दीजिएगा।
अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सा यहाँ पर डालेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है आपका राख, उसके बाद में एक है आपका रॉक फॉस्फेट, एक आता है सोडियम नाइट्रेट और एक आता है दोस्तों उपरोक्त सभी। कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 17 का आप सही जवाब लिख के भेजिएगा। ठीक है, यहाँ पर गुंजन ने डी जवाब दिया है, सुमन चौधरी कह रहे हैं सर बी रॉक फॉस्फेट आंसर आएगा, सतवीर सिंह ने यहाँ पर 4 आंसर दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर अपन बात करेंगे राख की प्रकृति होती है क्षारीय, रॉक फॉस्फेट की प्रकृति होती है क्षारीय, सोडियम नाइट्रेट ये आपकी क्षारीय प्रकृति के उर्वरक है। यदि किसी मृदा को सुधारना है, उस मृदा की अम्लता को कम करना है तो उसमें क्षारीय पदार्थ की मात्रा को डाला जाता है। तो अम्ल के अंदर क्षार डालेंगे तो मृदा को उदासीन करने का काम करता है और ऐसी दशा के अंदर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि आपने रॉक फॉस्फेट देखा लेकिन सोडियम नाइट्रेट को भी देखिएगा। सोडियम नाइट्रेट आपकी सारी प्रकृति का उर्वरक है जो अम्लता के बैलेंस के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। बहुत ही प्यारा वाला ये क्वेश्चन है। तारा जुड़ी है, नमस्कार तारा, है ना, आपने डी जवाब दिया है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, फास्फोरस युक्त उर्वरकों की फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है? ठीक है, अपने जो फास्फोरस धारी उर्वरक आते हैं उनका फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है? एक है आपका 70 से 80%, एक आपके 35 से 40%, एक आपका 20 से 25% और एक आता है 50 से 60%। कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है उसका सही जवाब लिखकर भेजिएगा। आपके फास्फोरस धारी उर्वरकों का फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो होता है वो कितना होता है? 70 से 80%, 35 से 40, 20 से 25 और एक आता है 50 से 60। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर आप 18 का राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ रोहितास राजपूत ने बी लिखा है। चलो सेपट बी, सतवीर सिंह ने बी लिखा है, हीरा ने भी लिखा है। चलो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है ऑप्शन नंबर बी के ऊपर है ना वो कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी है उसका क्या होगा राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखिएगा मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपका जैसे पोटासिक जो उर्वरक है उसकी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी होती है 70 से 80%। नाइट्रोजन धारी उर्वरक होती है उसकी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी होती है आपके 30 से 40%। एक होता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो ये सॉरी आपका जो पोटास है, एक्चुअल में पोटास की फर्टिलाइजर ये आपके फास्फोरस की जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है ये होती है आपके 15 से 20 या 20 से 25। तो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर सी चुना है उसी साथी का क्या है ये राइट आंसर है। ठीक है, मंजू ने भी चुना है, रोहितास ने भी चुना है। ठीक है, यहाँ फास्फोरस धारी उर्वरकों का फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी सबसे कम होता है और जहां तक मैं आपको बता रहा हूं आप ये नोटिस करिएगा, पोटास का 70 से 80, नाइट्रोजन का 30 से 40 और 20 से 25% जो है फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी होता है। और एक्चुअल में लगभग मेरे सभी मित्रों ने इस क्वेश्चन का जो है वो क्या है नेगेटिव जवाब दिया है, लेकिन कोई नहीं, आप जो है इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी जिसमें लिख रखा है 20 से 25%। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है वो क्या कह रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो आपने इतना अच्छा क्वेश्चन होने के बावजूद आप लोगों से ये क्वेश्चन नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ अंजू ने यहाँ पर सी लिखा है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है वो क्या कह रहा है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जैसे सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर 2 है फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर 3 है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन नंबर 4 है आपका नई दिल्ली। कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब लिखकर भेजिएगा। जो आपका सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? ठीक है, यहाँ कृष्णा ने ए जवाब दिया है, रोहितास ने बी जवाब दिया, गुंजन ने बी, दीपिका हरिद्वार ए। ठीक है, सतवीर सिंह ने ए जवाब दिया है, महेश कुमार यादव ने बी जवाब दिया है, रवि शर्मा कह रहा है सर ए गाजियाबाद,
अजय ने बी जवाब दिया। चलो देखिए मंजू बी। ज्यादातर विद्यार्थी ए और बी के ऊपर जो है ज्यादा अपना जो है मत दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर इसका जो राइट आंसर है वो एक्चुअल में क्या होगा दोस्तों, आपका फरीदाबाद। और यहाँ पर जो फरीदाबाद है ये गाजियाबाद आपके उत्तर प्रदेश में है। और आपको मैं बताना चाहूंगा नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सेंटर है NCOF, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये आपका केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये फरीदाबाद। और दोस्तों फरीदाबाद कहाँ है, आपके हरियाणा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप सभी लोगों का क्या है, ये राइट आंसर है। ठीक है, हाँ बी आंसर दिया है, सभी का क्या है, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिएगा अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के द्वारा हमारा लाइव सेशन अराइज स्टडीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और अराइज स्टडीज ऑफ जो आपका यूट्यूब चैनल है इसमें आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शाम के 8 से 9 बजे के बीच में हमारा लाइव सेशन आप सभी लोगों के लिए संचालित किया जाता है, जिसमें आने वाले समय के जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, चाहे आपका जेट हो, आईसीआर हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, उन जो एग्जाम्स के लिए हमारा ये जो चैनल है वो एक सही डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी हैं, हमेशा 8 से 9 बजे के बीच में जब भी हमारा लाइव सेशन आता है आप सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व